हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीलम यादव है एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जर्नी में। फ्रेंड्स, साइकोलॉजी के अभी मैं सेकंड चैप्टर से आपका स्टार्ट कर रही हूँ रिवीजन। ये आप सभी एक क्विक रिवीजन देख सकते हो कि सेकंड चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं प्रिपेयर करने हैं और आप अपने खुद के भी नोट्स किस तरीके से बना सकते हो। मैंने ये अपने नोट्स बनाए हैं खुद से। टॉपिक वाइज मैं चीज़ें आपको बताती रहूँगी और आप भी बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं हो सकती, लाइक मैं ये प्रॉमिस नहीं करूँगी कि सारे के सारे चैप्टर्स का रिवीजन आपका हो रहा हो यहाँ पे, लेकिन जैसे जितना टाइम मेरे को मिलता रहेगा मैं आपके साथ चैप्टर वाइज रिवीजन भी करती रहूँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं चैप्टर 2 एजुकेशनल साइकोलॉजी का। तो जो हमारा चैप्टर फर्स्ट रहेगा वो साइकोलॉजी का रहेगा। तो साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आप सभी खुद से कर सकते हो। जो स्टार्टिंग में हमारा आत्मा का मनोविज्ञान जिसको मानते थे और अभी तक जो हमारा बिहेवियरिज्म, हम व्यवहार का मनोविज्ञान जो मानते हैं, तो वहाँ तक आपको पूरी जर्नी अच्छे से करनी है। ठीक है। सेकंड चैप्टर जो हमारा आता है वो एजुकेशन साइकोलॉजी आता है। जो पता है कि शिक्षा को अंग्रेज़ी में एजुकेशन कहते हैं और जो लैटिन भाषा के एजुकेटम का रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है टू ब्रिंग अप टुगेदर। हिंदी में शिक्षा का अर्थ ज्ञान है। ठीक है। और गांधी जी ने भी डेफिनेशन दी है। तो गांधी जी ने शिक्षा की क्या डेफिनेशन दी है? व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के समुचित विकास को उन्होंने शिक्षा बताया है। अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से शब्द हैं वो? साइकी एंड लोगस। अब साइकी और लोगस का मीनिंग भी पता होना चाहिए। साइकी का मीनिंग होता है आत्मा एंड लोगस का मीनिंग होता है अध्ययन। इट मीन्स आत्मा का अध्ययन। जो स्टार्टिंग में साइकोलॉजी शब्द जब बना था तो हम उसमें आत्मा का अध्ययन ही पढ़ते थे। ठीक है। अब शिक्षा मनोविज्ञान का मीनिंग क्या होता है? शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रयोग करना। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का बेसिकली मोटिव यही रहता है कि व्यक्ति के व्यवहार का एनालाइज करना, अध्ययन करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी परिभाषाएं स्किनर के अनुसार जो है 1958 में स्किनर ने जो डेफिनेशन दी थी वो आप अभी देख लोगे इसमें, क्रो एंड क्रो के अनुसार, जिन्होंने 1973 में दी थी। एंड शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर क्या रहता है, ठीक है, जैसे इसकी वैज्ञानिक प्रकृति होती है और जो अधिगमकर्ता होता है उसके व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन किया जाता है। इसके बाद ये विधायक और नियामक दोनों प्रकार का होता है। विधायक का क्या रोल रहता है, नियामक का क्या रहता है? नियामक मीन असेसमेंट एंड विधायक जो मतलब तथ्यों पे या लॉजिकल थिंकिंग बेस रहती हैं चीज़ें। शिक्षा का जो स्वरूप होता है वो संश्लेषात्मक, मतलब सिंथेसिस करना चीज़ों को, और शिक्षा मनोविज्ञान का एनालिसिस वाला पार्ट रहता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है, मटीरियल साइंस है ये। शिक्षा मनोविज्ञान जो है बिहेवियर को देखता है, बिहेवियर का अध्ययन करता है। शैक्षणिक परिस्थितियों के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है या शिक्षा मनोविज्ञान की थीम है। शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध शिक्षण में अधिगम क्रियाकलापों से है कि कौन कौन सी एक्टिविटी कराई जा रही है बच्चों की लर्निंग को सुधारने के लिए। अब यहाँ पे हम स्कोप देख लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के स्कोप क्या क्या हैं। ठीक है। शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श में कि लाइक टीचर को किस टाइप का बच्चे को निर्देशन देना चाहिए, परामर्श कैसे देने चाहिए, सारी चीज़ों को एनालाइज करके टीचर बच्चों का एक मार्गदर्शन करता है बच्चों का। उसके बाद पाठ्यक्रम निर्माण। तो सभी छात्रों के लिए देखो एक जैसा पाठ्यक्रम नहीं हो सकता है। पाठ्यक्रम निर्माण में बालकों की रुचियों, अभिरुचियों, आवश्यकताओं, आयु, बुद्धि, क्षमताओं, इन सभी का ध्यान दिया जाता है और इन सभी के अनुसार बच्चे का पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। और सभी छात्रों में क्यों होता है? क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है और हर बच्चा एक ही मेथड से कभी नहीं सीखता है। अध्ययन विधियाँ क्या रहती हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में कौन कौन से प्रक्रिया, शिक्षा मनोविज्ञान की जो विकास की प्रक्रिया है उसमें अध्ययन के लिए एक अध्यापक किन किन विधियों का प्रयोग करता है कि बच्चे को किस किस मेथड से समझाना है। कई बार बच्चे को क्लास में टीचिंग एड्स के थ्रू समझाना होता है, कई बार एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें करानी होती है। तो अध्ययन विधियाँ होती हैं, अध्यापक जो है छात्रों की नीड के अकॉर्डिंग अध्ययन विधियाँ चूज़ करता है।
लर्निंग्स में सीखना भी क्या रहता है, स्कोप में ही आता है। शिक्षा जगत की यह समस्या रहती है कि शिक्षक यह जाने कि बालक कैसे सीखता है, मतलब अब टीचर को ये पता होना चाहिए कि बच्चा कैसे सीखेगा, हाउ अ स्टूडेंट विल लर्न, उनके सीखने को कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है, टीचर किन मेथड का यूज़ करें कि ताकि बच्चा जो है टीचर जो भी बच्चे को सिखाना चाहता है वो बच्चा अच्छे तरीके से सीख सके, प्रभावशाली तरीके से सीख सके। इसके बाद आते हैं समूह मनोविज्ञान। समूह मनोविज्ञान मीन्स ग्रुप में जब चीज़ें होती हैं। अब किसी भी देश में बालकों को समूह के रूप में पढ़ाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के अध्ययन के साथ उसके समूह का अध्ययन भी किया जाता है। समूह में वह व्यक्ति का व्यवहार क्यों बदल जाता है और कैसे बदलता है, इन सब का अध्ययन भी किया जाता है। जैसे ही क्लासरूम में जब टीचर बच्चों को इंडिविजुअल पढ़ाता है और ग्रुप में पढ़ाता है तो उन सभी से टीचर एनालाइज करता है कि समूह में ग्रुप में पढ़ने से बच्चा किस टाइप का अध्ययन ले रहा है, मतलब पॉजिटिव अध्ययन आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, किस टाइप की चीज़ें हैं वो समूह मनोविज्ञान से पता चलता है। इसके बाद आता है मापन और मूल्यांकन, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन जो रहता है, ठीक है, कि बच्चे को मापना और उसका मूल्यांकन करना। अभी जो टीचर ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जब एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है फिर अपने पढ़ाए हुए या बताए हुए कार्य का जब टीचर मापन करता है और मापन के बाद उसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इन जो भी बच्चा सीखता है, जो भी लर्निंग करता है, उन सभी का मापन और मूल्यांकन भी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसके स्कोप में आता है, उसके कार्य क्षेत्र में ही आता है। इसके बाद में है अभिवृद्धि एवं विकास। आप सभी को पता होगा कि वृद्धि और विकास क्या रहता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जो वृद्धि होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आके मैच्योरिटी ले लेती है, लेकिन विकास जो है निरंतर चलता रहता है, मृत्यु तक विकास हमारा चलता रहता है। अब जो शिक्षा मनोविज्ञान में है उसमें मनुष्य की शारीरिक अभिवृद्धि और शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे जो बच्चा जिन एज में होता है, शैशवावस्था में है या बाल्यावस्था में है, किशोरावस्था में है और प्रौढ़ावस्था के क्रम में किया जाता है। और इन सभी में, इन चीज़ों में मनुष्य के विकास में उसके वंशानुक्रम और पर्यावरण की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन। विज्ञान में भी स्पष्ट है कि जो बच्चों की शिक्षा होती है और विकास होता है, बच्चों एवं अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य तथा उनके समायोजन की क्षमता की अहम भूमिका रहती है। बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी वो समायोजन भी कर पाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, बालक और अध्यापक के मानसिक विकास में मतलब क्या बाधा आ रही है, कौन सी चीज़ दुविधा पहुंचा रही है ना, उन तत्वों का अध्ययन किया जाता है। और मतलब कुसमायोजन की कोई भी बच्चा या टीचर एडजस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, है ना, उन सभी का अध्ययन किया जाता है और अलग अलग मेथड से या अलग अलग रेमेडीज से उनका निदान किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मनोविज्ञान में शिक्षा का योगदान क्या है। तो जो बालक का महत्व होता है, बिल्कुल होता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है हमारा। बालकों को विभिन्न अवस्थाओं का महत्व, बच्चों की जो बाल्यावस्था है, शैशवावस्थाएँ, बाल्यावस्थाएँ, किशोरावस्थाएँ, उन सभी का अपना एक अलग महत्व होता है। बालकों की रुचियाँ और मूल प्रवृत्तियों का महत्व होता है। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व होता है। उनकी नीड, उनकी एबिलिटी, उनके इंटरेस्ट, इन सभी का महत्व होता है। पाठ्यक्रम में सुधार का महत्व होता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर बल देते हैं। बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ सिखाई जाती है। ठीक है, जैसे हमारा जो करिकुलम होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, हमारा सिलेबस और हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज़। जो हमारा सिलेबस होता है उसमें बच्चे का मेंटल एबिलिटी इंक्रीज़ होती है और जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो सीखने की प्रक्रिया में उन्नति होती है ना, बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, उसकी अलग अलग फेजेस की इंपॉर्टेंस अलग अलग रहती है। बच्चों को इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसका करिकुलम रहता है। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति व सफलता, बच्चे को शिक्षा के ये रह गया मूल्यांकन की नई विधियाँ, अलग अलग रिसर्च होती रहती हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो जो नीड की रहती है विधियाँ, उन सभी का यूज़ किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति व सफलता, कि जब बच्चा एक एनवायरनमेंट में आता है, सीखने के एनवायरनमेंट में, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मेथड्स यूज़ करते हैं और सफलता भी हासिल की जाती है। नए ज्ञान का आधारपूर्ण ज्ञान,
जैसे बच्चों को परमानेंट लर्निंग सिखाई जाती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 है, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगी कि डेवलपमेंट के एरियाज़ एंड प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। तो अभी आप सभी ने देखा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या रहता है, उसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी होती क्या है, ठीक है। फेमस जो किन किन की परिभाषाएं, जो फेमस परिभाषाएं वो आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। लाइक शिक्षा मनोविज्ञान की नेचर कैसा होता है वो आपको पता होना चाहिए। नेचर के बाद शिक्षा मनोविज्ञान की स्कोप आपको पता होना चाहिए, कार्य क्षेत्र क्या क्या है शिक्षा मनोविज्ञान के। जैसे शैक्षिक निर्देशन देना, परामर्श देना, पाठ्यक्रम निर्माण करना, अध्ययन विधियाँ देखने की कौन कौन से अध्ययन विधियाँ बच्चों के लिए हेल्पफुल रहती हैं, लर्निंग्स कराना बच्चे की, ग्रुप एक्टिविटीज़ कराना, समूह मनोविज्ञान, बच्चों का मापन और मूल्यांकन करना, अभिवृद्धि एवं विकास के पहलुओं को देखना, मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन देखना। इसके बाद मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देखना है कि साइकोलॉजी का क्या क्या रोल होता है एजुकेशन में, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। और यहीं के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एक थर्ड चैप्टर के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।